झूठ से भरे घर में कभी वापस नहीं जाने वाला था, जिस पर कार मुड़ती है और सीधे फू फैमिली की पुरानी विला की तरफ बढ़ जाती है। रात के अंधेरे में फू विला चमक रही थी, लेकिन उसकी रोशनी मेरे दिल को गर्म नहीं कर पाती। मेरी मदर इन लॉ मुझे इतनी रात में देखकर हैरान रह जाती है। त्यानु, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? जानरान कहाँ है? वह ट्रिप पर गई है। जिस पर मैं उसके सामने बैठ जाता हूँ। फिर अपने ब्रीफकेस से 2 डॉक्यूमेंट्स निकालकर मैगोनॉय टेबल पर रख देता हूँ। एक डिवोर्स एग्रीमेंट था और दूसरा डीएनए रिपोर्ट। जैसे ही मेरी मदर इन लॉ की नजर नो ब्लड रिलेशन वाली लाइन पर पड़ती है, उसके चेहरे की मुस्कान जम जाती है। वह कांपते हाथों से रिपोर्ट उठाती है और उसे बार बार पढ़ती रहती है। काफी देर बाद वह सिर उठाती है। उसकी आवाज भी कांप रही थी। त्यानु, इसका मतलब क्या है जो आप देख रही हैं? मेरी आवाज डराने वाली हद तक शांत थी। सियाओतोन मेरी बेटी नहीं है, वह जानरान और हाम्बोगन की बेटी है। यह सुनते ही मेरी मदर इन लॉ झटके से खड़ी हो जाती है, जिस पर महोगनी टेबल भी जोर से हिल जाती है। इम्पॉसिबल, जानरान ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती। मॉम, मैं उसे धीरे से बीच में रोक देता हूँ। मैं यहाँ कोई सफाई सुनने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक बात मांगने आया हूँ। जिस पर मैं डिवोर्स पेपर्स उसकी तरफ सरका देता हूँ। मेरी आंखों में अब सिर्फ थकान बची थी। जानरान से इस पर साइन करवा दीजिए, मुझे मेरी आजादी वापस चाहिए। यह सुनकर मेरी मदर इन लॉ वापस सोफे पर बैठ जाती है। वह अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लेती है और उसके कंधे लगातार कांप रहे थे। काफी देर बाद वह हाथ नीचे करती है और लाल आंखों से मेरी तरफ देखती है। त्यानु, मुझे पता है कि अब मेरी हर बात सिर्फ बहाना लगेगी, लेकिन इन 5 सालों में मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जिस पर वह भारी आवाज में आगे कहती है, जब तुम्हारी और जानरान की शादी नई नई हुई थी, तब वह देर रात तक मीटिंग्स में रहती थी, लेकिन तुमने कभी उसे दोष नहीं दिया। तुम सिर्फ घर की लाइट अंदर रखते थे और उसके लिए सूप गर्म करके इंतजार करते थे। 2 साल पहले जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब तुम कंपनी और हॉस्पिटल के बीच लगातार भागते रहते थे। तुम बहुत दुबले हो गए थे, लेकिन फिर भी कभी शिकायत नहीं की। तुमने सच में फू फैमिली को अपनी फैमिली माना और जानरान को अपनी पूरी दुनिया। जिस पर वह मेरा ठंडा हाथ पकड़ लेती है। उसकी हथेली गर्म थी। फू फैमिली ने तुम्हें धोखा दिया। जानरान अंधी थी। उसने एक ऐसा पाप किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उसके आंसू मेरी हथेली पर गिरते रहते हैं। उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उसने तुम्हें इस तरह कुचल कैसे दिया? मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता हूँ। मैं अपना हाथ नहीं हटाता, लेकिन मेरी आंखों में अब कोई हलचल नहीं बची थी। आखिरकार मेरी मदर इन लॉ समझ जाती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, जिस पर वह कांपते हाथों से डिवोर्स पेपर्स और डीएनए रिपोर्ट दोनों संभाल कर रख लेती है। फिर वह एक एक शब्द बहुत भारी आवाज में कहती है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, फू फैमिली तुम्हें जवाब देगी। इसके बाद जब मैं पुरानी विला से बाहर निकलता हूँ, तब रात के 3 बज चुके थे, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाता। उसकी बजाय कंपनी के पास एक कमरा किराए पर ले लेता हूँ। उस अजनबी बिस्तर पर लेटे हुए मैं खुली आंखों से छत को देखता रहता हूँ। तभी मोबाइल स्क्रीन चमकती है। वह एयरपोर्ट लोकेशन थी। मैं बोर्डिंग कर चुकी हूँ। गुड नाइट हस्बैंड। जिस पर मैं उस मैसेज को घूरता रहता हूँ और 7 साल पहले की बातें याद करने लगता हूँ। उस समय जानरान बीजिंग की सबसे चमकदार वाइल्ड रोज मानी जाती थी। उसके पीछे अनगिनत लोग पागल थे, लेकिन वह किसी के लिए नहीं रुकती थी। फिर एक बिजनेस पार्टी में उसने मुझे एक कोने में चुपचाप बैठे देखा और जैसे किसी मैजिक के असर में आ गई हो, वह पूरे 1 साल तक मेरा पीछा करती रही। मेरे लिए उसने अपनी सारी कांटेदार आदतें छोड़ दी। बार्स और क्लब्स जाना बंद कर दिया। हर दिन अपनी पूरी शेड्यूल मुझे बताती थी। वह गैर जरूरी मीटिंग्स कैंसिल कर देती थी और मेरे साथ बोरिंग एग्जीबिशंस में जाती थी। बुक स्टोर में घंटों बैठी रहती थी, जब तक मैं अपनी पसंद की किताबें नहीं चुन लेता था। यहाँ तक कि एक बार वह रात के 2 बजे तक मेरे घर के नीचे इंतजार करती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक डेजर्ट का नाम यूं ही जिक्र कर दिया था। सब लोग कहते थे कि वह पागल हो चुकी है और मैं भी यही मान बैठा था कि मुझे रियल लव मिल गया है। लेकिन अब मुझे सब समझ आता है। उसे सिर्फ एक सम्मानजनक शादी चाहिए थी, जिससे फैमिली पावर और मजबूत हो सके। उसे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए था जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, जो उसकी प्राइवेट लाइफ छिपा कर रखे। उसे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो इतना सीधा हो कि उसके और उसके लवर के बच्चे को भी पाल ले। और मैं उन सारी कंडीशंस पर खरा उतरता था। फैमिली का इकलौता बेटा, शांत स्वभाव वाला, आसानी से कंट्रोल होने वाला, उसके प्यार के नाटक से प्रभावित, एक परफेक्ट प्रे, जिस पर अचानक फोन फिर से वाइब्रेट करता है। इस बार एक अजीब ईमेल से एनक्रिप्टेड फाइल आई थी। मैं उसे खोलता हूँ। वह मेरी मदर इन लॉ ने भेजी थी। उसके अंदर कई फोटोज और शॉर्ट वीडियोस थे। पिछले कुछ दिनों का पूरा सच। जानरान का तथाकथित इमरजेंसी ट्रिप दरअसल इसी सिटी में हैम्बोगेन के साथ बिताया गया समय था। फोटोज में वह एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में हैम्बोगेन के साथ डिनर कर रही थी। वह बड़े प्यार से उसके लिए खाना परोसती है। उसकी आंखों में ऐसी नरमी थी जो मैंने बहुत समय से नहीं देखी थी। वीडियो में दोनों एक मैटरनिटी स्टोर में घूम रहे थे। हैम्बोगेन एक पिंक ड्रेस उठाकर जानरान के सामने दिखाता है, जिस पर जानरान मुस्कुराकर सिर हिला देती है। फिर वह उसकी कमर पकड़ता है और धीरे से उसके गाल पर किस कर देता है। इसके अलावा एक धुंधली फोटो प्राइवेट क्लिनिक के बाहर की थी। हैम्बोगेन बहुत सावधानी से जानरान को सहारा देता है। दूसरी तरफ जानरान का हाथ अनजाने में अपने पेट पर टिका हुआ था। सियाओतोन उनके साथ नहीं थी।
जिस पर मुझे समझ आता है कि उसकी तथाकथित कॉम्पेंसेशन असल में यही कॉम्पेंसेशन थी। जिन दिनों में सच जानकर टूट रहा था, उन्हीं दिनों वह आराम से अपने लवर के साथ थी और शायद वह फिर से प्रेग्नेंट भी थी उसके बच्चे से। यह सोचकर मैं फाइल बंद कर देता हूँ और बाथरूम में चला जाता हूँ, जिस पर मैं टैप खोलता हूँ और बार बार अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारता हूँ। शरद ऋतु का वह पानी हड्डियों तक ठंड पहुंचा देता है, लेकिन वह भी मेरे दिल से ज्यादा ठंडा नहीं था। अगले कुछ दिनों तक मैं हमेशा की तरह FU ग्रुप जाता रहता हूँ। मैं 3 साल से मार्केट वाइस प्रेसिडेंट था और उनके लिए अनगिनत मार्केट्स खोल चुका था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ एक मजाक जैसा लगता है। फिर भी मैं शांति से अपना काम पूरा करता हूँ। फॉरेन ब्रांच जाने से पहले सारे फाइल्स अरेंज करता हूँ, क्लाइंट्स ट्रांसफर करता हूँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि हर रात यह धोखा मेरी हड्डियों को चींटियों की तरह कुतरता रहता है। मैं न ठीक से सो पाता था, न खा पाता था। सिर्फ स्ट्रॉन्ग कॉफी और काम ही मुझे सुन्न बनाए रखते थे। 5वें दिन की शाम मेरा असिस्टेंट मैसेज भेजता है, वाइस प्रेसिडेंट वापस आ गई हैं, जिस पर मैं ऑफिस की बड़ी ग्लास विंडो के सामने खड़ा होकर उस पहचान वाली रेड स्पोर्ट्स कार को पार्किंग में आते हुए देखता हूँ। जनरान हमेशा से दिखावा पसंद करती थी, यहाँ तक कि मुझे धोखा देने के लिए भी वह वही कार इस्तेमाल करती है जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। कुछ मिनट बाद ऑफिस का दरवाजा खुलता है। जनरान कई लग्जरी बैग्स लेकर अंदर आती है। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। त्यानु, मेरे प्यारे हस्बैंड, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिस पर वह मुझे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला देती है, लेकिन मैं सिर्फ सिर उठाकर उसे शांत नजरों से देखता हूँ। मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैं उस वक्त फॉरेन मार्केट की फाइनल रिपोर्ट अरेंज कर रहा था, जो हैंडओवर के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक थी। 3 साल पहले जान रान ने हम हस्बैंड वाइफ हैं का बहाना बनाकर मुझे FU ग्रुप में मार्केट वाइस प्रेसिडेंट बनने के मनाया था, और इन 3 सालों में मैंने उनके आधे एम्पायर को खड़ा करने में मदद की। लेकिन अब सोचता हूँ तो वह सब एक परफेक्ट ट्रैप था। उसने शादी का इस्तेमाल मुझे अपने सेकंड इन कमांड की तरह बांधने के लिए किया, और मेरे टैलेंट का इस्तेमाल फू फैमिली के लिए पैसा कमाने में किया। साथ ही उसने अपनी प्राइवेट लाइफ भी पूरी तरह छिपा कर रखी, जिस पर मैं सिर्फ हल्का सा हम कहता हूँ और उसके आने से अपने काम को रोकता भी नहीं। जान रान का हाथ हवा में ही रुक जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए सख्त पड़ती है, लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेती है। इसके बाद वह गिफ्ट्स डेस्क पर रख देती है। देखो, ये सब तुम्हारे लिए लाई हूँ। इस बार गलती मेरी थी, मुझे हमारी एनिवर्सरी पर ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए था। जिस पर वह ऑरेंज बॉक्स उठाकर अपनी जानी पहचानी मीठी आवाज में कहती है, हर्मेस के नए शूज, वही कलर जो तुम्हें पसंद है। इन्हें लेने के लिए मुझे 1 महीना इंतजार करना पड़ा। जब वह देखती है कि मैं अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, तो वह एक और बॉक्स खोलती है। डायमंड वॉच, इस समय की सबसे पॉपुलर सीरीज। मुझे याद है तुमने कहा था कि यह बहुत खूबसूरत है। और आखिर में वह ज्वेलरी बॉक्स के पास पोर्श की रख देती है। लिमिटेड एडिशन व्हाइट पोर्श। व्हाइट कलर तुम पर सबसे ज्यादा सूट करता है। मैं उन महंगे गिफ्ट्स को बिना किसी दिलचस्पी के देखता हूँ। पहले अगर वह मुझे इस तरह मनाती तो मैं कब का पिघल चुका होता। मैं हमेशा ऐसा ही था, बस थोड़ी सी मिठास मिलती और मैं अपने सारे जख्म भूल जाता। लेकिन अब ये सारी चीजें सिर्फ प्राइस टैग्स जैसी लग रही थीं, जो उन झूठों की कीमत दिखा रही थीं जिन्हें वह छिपाना चाहती थी। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। जवाब का इंतजार किए बिना हान बोगेन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अब वह जान रान का एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बन चुका था। ब्रदर त्यानु। वह मुस्कुराते हुए मुझे ग्रीटिंग देता है, जिस पर उसकी नजर डेस्क पर रखे गिफ्ट्स पर पड़ती है। उसके चेहरे पर बिल्कुल नापी तुली हैरानी दिखाई देती है। वाह, वाइस प्रेसिडेंट आपको कितना अच्छा ट्रीट करती हैं। ट्रिप से लौटते ही इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई हैं। जनरान हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी तरफ देखती तक नहीं। मेरे सामने वह हमेशा ऐसी ही रहती थी, एक सही दूरी बनाए रखते हुए, जिस पर वह धीरे से मेरे पास आती है और प्यार से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। त्यानु, इतनी सिंसियरिटी के बाद भी क्या तुम इस बार मुझे माफ नहीं करोगे? लेकिन उसकी उंगलियां मुझे छू पाती उससे पहले ही मैं दूसरा डॉक्यूमेंट उठाने के लिए झुक जाता हूँ, जिस पर उसका हाथ हवा में ही रह जाता है। मेरी नजर उसके चेहरे के साइड प्रोफाइल पर पड़ती है। उस दिन की लड़ाई के छोटे छोटे निशान अब लगभग गायब हो चुके थे। अगर मैंने अपनी आंखों से उसे हैम्बोगन के लिए पागलों की तरह लड़ते हुए न देखा होता तो शायद मैं आज भी कुछ नोटिस नहीं कर पाता। इन सालों में उसने मुझसे आखिर कितना कुछ छिपाया था। अचानक कैंसिल हुई डेट्स, अचानक आई मीटिंग्स, आधी रात तक चलने वाले सोशल इवेंट्स। जिन बहानों पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, अब उनमें हर तरफ दरारें दिखाई दे रही थीं। सही कह रहे हैं ब्रदर त्यानु। जिस पर हान बोगेन कुछ कदम आगे बढ़ता है। उसकी नजर डायमंड वॉच पर टिक जाती है। उसकी आवाज में जलन भी थी और चापलूसी भी। यह ग्राफ की लिमिटेड एडिशन है। कितनी खूबसूरत है। वाइस प्रेसिडेंट सच में आपका बहुत ख्याल रखती हैं। जान रान को जवाब नहीं देती। वह सिर्फ मेरी तरफ देखती है, जैसे मेरी रिएक्शन का इंतजार कर रही हो। मैं डॉक्यूमेंट नीचे रखता हूँ और हान बोगेन की तरफ देखता हूँ। मेरी आवाज पूरी तरह शांत थी।
असिस्टेंट एंड डॉक्यूमेंट्स छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद मेरी मीटिंग है और मुझे तैयारी करनी है। मुझे कुछ देर शांति चाहिए। मेरी बात साफ तौर पर उसे बाहर जाने का इशारा थी, जिस पर हान बोगेन की मुस्कान एक पल के लिए जम जाती है, लेकिन अगले ही पल वह सामान्य हो जाता है। जी, वह डॉक्यूमेंट्स रख देता है, फिर एक सेकंड के लिए जान रान की तरफ देखता है। उस एक नजर में शिकायत भी थी, मजबूरी भी थी और छिपा हुआ गर्व भी। जान रान ऐसे दिखाती है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। फिर वह शांत आवाज में कहती है, हैम्बुगेन तुम पहले जाकर काम करो, तियानु को थोड़ा आराम करने दो। जिस पर हैम्बुगेन आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाता है और बाहर निकल जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन जान रान मेरे पास खड़ी रहने के बावजूद अनजाने में उसकी जाती हुई पीठ को देखती रहती है, जब तक वह कॉरिडोर के आखिर में गायब नहीं हो जाता। कितना गहरा प्यार था उनका, यह देखकर मेरे पेट में मरोड़ उठती है। मुझे इतनी